जब टीसीएस कंडक्ट करा रहा था तब सबको लग रहा था कि गेम समझ आ गया है, पैटर्न फिक्स्ड है, ट्रेंड क्लियर है, प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है। फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पर प्रेडिक्शन चल रहे थे कि टॉपिक पक्का आएगा, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा, ये सब। फिर एक दिन टीसीएस की जगह पे एडीक्यूटी आ गया और उस दिन एक बात समझ आनी चाहिए थी कि एसएससी किसी के कंफर्ट जोन की जिम्मेदारी नहीं लेता। एग्जाम हॉल में 3 टाइप के लोग थे। एक जो फर्स्ट 10 मिनट्स में पैनिक हो गए और दूसरे जो हर दूसरे क्वेश्चन पे बोल रहे थे ये तो अनएक्सपेक्टेड था, और तीसरे जो चुप थे, फोकस्ड थे और प्रिपेयर्ड थे। एसएससी वार्निंग देकर पैटर्न चेंज नहीं करेगा, वो साइलेंटली फिल्टर करता है, वेटेज शिफ्ट करता है, फ्रेमिंग ट्विस्ट करेगा और ऑप्शंस ट्रिकी बनाएगा। और जो सिर्फ सेफ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रियलिटी चेक देगा। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर देखकर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि इस बार भी मैनेज हो जाएगा, इजी पेपर आएगा, तो ये सच है कि आप रिस्क ले रहे हो। 2026 में सिर्फ अटेम्प्ट करना है या फिर ग्रेड डी या ग्रेड सी की सीट फिक्स करनी है। बिगिनर्स के लिए यहाँ से फाउंडेशन ऐसे बिल्ड होगा कि पैटर्न चेंज भी आपको हिला नहीं सकता, और रिपीटर्स यहाँ मिलेगा 170 प्लस मार्क्स का एग्जीक्यूशन मॉडल, गेस वर्क नहीं स्ट्रक्चर के साथ। एसएससी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन डिसिप्लिन्ड होगी, स्ट्रैटेजिक और अपग्रेड होनी ही चाहिए। ये वीडियो देखने वाले 2 कैटेगरीज में जाएंगे, एक जो सिर्फ सुनेंगे और एक जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। डिसाइड वाइजली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइड स्टेनो। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपका पैटर्न था 2025 का, ये कोई मजाक नहीं है। पॉलिटी के 72 क्वेश्चंस हर शिफ्ट के मिलाकर, इकोनॉमिक्स के 65 क्वेश्चंस, और जो रीजनिंग है उसमें थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, डेटा एफिशिएंसी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ट्रिकी हो गए थे। अगर आपने ये एनालिसिस मिस कर दी तो आप उन 90% लोगों में ऐड हो जाओगे जो एग्जाम हॉल में नए टॉपिक्स देखकर घबरा जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सीबीटी। सीबीटी में क्या होता है? सीबीटी आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका सीबीटी होता है। सीबीटी में आपके आते हैं 3 सब्जेक्ट्स, जिसमें इंग्लिश के आते हैं 100 क्वेश्चंस, देन आता है रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, जीके, जीएस, जीए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। ओके, तो टोटल आपका हो गया 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन। ये सब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट इज जो इंग्लिश है, इंग्लिश की ज्यादा आपकी वेटेज होती है। इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन और साथ में ग्रामर के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज जीके जीएस में आपका क्या आता है? वही सेम चीज जो सारे एग्जाम्स में आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, स्टैटिक का वेटेज ज्यादा होता है स्टेनो एग्जाम में, ठीक है, तो स्टैटिक अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, जो इसका वेटेज भी आपका ज्यादा होता है। नेक्स्ट है रीजनिंग आता है। एक तो 2-3 तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। एक तो आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसको आप वर्बल रीजनिंग भी बोलते हो, और नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आप इसको बोलते हो एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल में आपके जैसे नंबर सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल में आपको मिल जाते हैं फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो आपके एग्जाम में देखे गए थे। फिर उसके बाद सीबीटी के बाद में आपका होता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो क्वालिफाई करना होता है आपको इसमें। तो स्किल टेस्ट में आपका आता है शॉर्ट एंड टेस्ट, जिसमें आप करते हो शॉर्ट एंड प्रैक्टिस करने के बाद ही आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। स्किल टेस्ट में आपके एक तो होता है ग्रेड डी और एक होता है ग्रेड सी। ये स्पीड आपके लिए इसमें मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट, और ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड पर मिनट, चाहे वो हिंदी स्टेनो हो या फिर इंग्लिश स्टेनो हो। डिक्टेशन 10 मिनट्स की होती है 100 वर्ड पर मिनट के लिए।
ठीक है, ग्रेड सी। और ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलता है आपको ग्रेड सी इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स और हिंदी के लिए 55 मिनट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 65 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीबीटी हर कोई क्लियर कर सकता है, लेकिन जो मेन चैलेंज होता है वो होता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप डे 1 से ही स्टार्ट करो। डे 1 से ही स्टार्ट करो शॉर्ट एंड, मतलब अभी से, सीबीटी के पहले से ही आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर आप सीबीटी के बाद में स्किल टेस्ट प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 2 मंथ्स या फिर 1 मंथ का ही टाइम मिलता है स्किल टेस्ट के लिए आपके प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, ध्यान रखना कि आप सीबीटी के बाद में स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते अगर आपने बाद में सीखा तो आपको अभी से सीखना होगा अगर आपको नहीं आता तो। इससे अच्छा है कि आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम तभी दो जब आपको वो आता हो। नहीं, आपने टाइम भी दिया इसको सीबीटी के लिए और उसको आपने क्वालिफाई भी कर लिया सीबीटी को, लेकिन आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या फायदा। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि सी स्टेनो 2025 में आपका क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई थी, क्योंकि जैसे ही एडीक्यूटी ने पैटर्न चेंज किया है वैसे ही आपको चलना है 2026 के लिए भी। तो पहले हम जानेंगे 2025 में कि आपका एग्जाम किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी। ओके, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस भी आए थे। ओके, जैसे कि आपका एज, प्रोबेबिलिटी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, कैलकुलेटिव टॉपिक्स आए थे जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे। ओके, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज रीजनिंग में इनपुट आउटपुट, जो बैंकिंग क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके के इनपुट आउटपुट आपका एसएससी में नहीं पूछा जाता, ये बैंकिंग का लेवल है। ठीक है, इनपुट आउटपुट, डेटा एफिशिएंसी, ये रीजनिंग का पार्ट तो है बट ये आपका बैंकिंग लेवल में पूछा जाता है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश आपका कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पर आया था। जैसे आपका सबसे ज्यादा से पूछा गया था आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा थे, वेटेज ज़्यादा था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइम टेकिंग था, जिसमें कैंडिडेट्स ने बहुत न्यूएंस्ड वोकैबुलरी देखी थी, में भी टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये भी आपका जीके जीएस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक दिखाई दिया। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टैटिक के वेटेज ज़्यादा होता ही है वैसे भी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी। पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद आता है जियो, मतलब ज्योग्राफी। उसके बाद आता है साइंस। ठीक है, तो सब जान लेते हैं कि अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर हो या फिर रिपीटर्स, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर रहेगा कि आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करो। ठीक है, सिलेबस आपको 70% तो कम से कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, 70% आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आखिर आपके सिलेबस में है क्या, क्योंकि 100% सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, वो किसी के बस की बात नहीं है। जीएस अपने आप में वास्ट है, तो आप इसका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि डेली आपका करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपका चलता है, जीके जीएस बहुत सब कुछ है इसको कवर करने के लिए, बट जो मेन चीजें हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। टॉपिक्स जो हैं वो समझ लेने हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो सिलेबस अपना 70% तक अपना कंप्लीट कर लो। सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती तो अभी से स्टार्ट करो सीखना, और फिर उसको आप प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डिक्टेशंस लो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग को कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज समझना है कि आखिर इसमें है क्या। आपका एग्जाम हुआ था 2025 वाला, उसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा डाउट इसमें ये आ रहा था कि मैथ्स आपको करनी है या नहीं करनी है। देखो, एसएससी स्टेनो में मैथ्स इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी 2025 में वहां पर मैथ्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं। प्रोबेबिलिटी, आपका परसेंटेज और एज, ये सब आपके एसआई, ये सब आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चंस भी उसमें देखे गए। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम में अपीयर करते हो, जैसे कि DSSB या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो गया या फिर कोई कोर्ट एग्जाम हो गया, ठीक है, इन सब में अगर आप अपीयर करते हो तो आपको इसमें मैथ्स जरूर देखने के लिए मिलेगी।
ठीक है। बस एसएससी को छोड़कर सारे एग्जाम्स में आपके मैथ्स आती है, एम्स हो, ईएसआईसी हो, ठीक है, ये सब आपके मैथ्स इंक्लूड करते हैं सिलेबस में। तो एसएससी स्टेनो हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको मैथ्स करनी ही करनी है। आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं इसमें, सबसे पहले देखो यहाँ पे बेसिक एरिथमेटिक मैथ्स करनी है आपको। इसके अंदर बेसिक तो आना ही चाहिए मैथ्स का, ठीक है, बेसिक मैथ्स आपको आनी ही चाहिए, जिससे आप सारे एग्जाम्स जो भी स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर कर पाओ। ओके, तो आप इसमें ध्यान रखना कि आपको बेसिक मैथ्स तो कम से कम आनी ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। रीजनिंग में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो मैथ्स आपको बेसिक वाली तो आनी ही चाहिए। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर याद होने चाहिए टिल 30 स्क्वायर्स, 30 तक स्क्वायर याद कर लो, टेबल याद कर लो 25 तक टेबल, ये तो आता ही होगा आपको, है ना। तो क्यूब याद कर लो, क्यूब कहाँ तक याद करनी है, 20 तक याद करनी है। प्राइम नंबर्स, ठीक है, टिल 100, प्राइम नंबर टिल 100। बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड मास वाले जिसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, उसको डेली सॉल्व किया करो, डेली 20 क्वेश्चंस किया करो, ताकि आपका जो मेंटल पावर है थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने में इजी हो जाए ये सब। तो डेली आपको क्या करना है, बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 20 मिनट्स इसको देना ही देना है डेली। प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, टिल, ये जो टेबल है, ये सब आपको रिवाइज करना है, 20 मिनट्स आपको देने हैं बस इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट में, जिसमें आपकी आती है, अभी तक आपकी देखी गई है, यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं रीजनिंग को। अभी एक आ गया आपका एरिथमेटिक रीजनिंग, उसके बाद आता है यहाँ पे लॉजिकल या फिर जिसको आप बोलते हो वर्बल रीजनिंग, और एक एनालिटिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इन तीनों में क्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी अरिथमेटिक रीजनिंग की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, आपके नंबर सीरीज वगैरह, ये सब आपके इसमें मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपका इसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको कवर करने हैं यहाँ पर नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। ओके, नॉन वर्बल या एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको करना है क्या, इसको क्रिटिकल रीजनिंग में बोलते हैं, क्योंकि इसमें आता है आपका स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है, एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार देखे गए हैं 2025 एग्जाम में, ठीक है, हर शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चंस ऐसे। कॉज एंड इफेक्ट, इसमें आप पेन यूज नहीं करते हो। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एनालिटिकल, सोचना है बस, क्रिटिकल रीजनिंग है ये। फिगर्स वाले क्वेश्चंस, पजल्स करने हैं, पजल्स बहुत देखे गए हैं एग्जाम में। सिटिंग अरेंजमेंट भी कौन सा वाला, सिटिंग में भी कौन सा वाला, जो आपके लीनियर वाले होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वो वाला, और एक सर्कुलर एरिया वाला जिसमें आप सेंटर पे फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आउटसाइड फेस कर रहे हो। जो क्या देखा गया था, अब बता देती हूँ मैं आपको, इनपुट आउटपुट, ये भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट है। इसलिए ये जो इनपुट आउटपुट है ना, वो आपका बैंकिंग लेवल में आता है। तो इसका बस आपको पैटर्न समझना है, क्योंकि एसएससी में इसका आए थे वो इजी लेवल के थे, बैंकिंग लेवल के नहीं थे। तो इनपुट आउटपुट आपको बस समझना है, देखना है कि क्या होता है इसके अंदर, बस इतना समझ लो। उसके बाद आता है डेटा एफिशिएंसी, ये भी आपका रीजनिंग का ही पार्ट होता है एक्चुअली, है जो कि बैंकिंग लेवल में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना कि इसमें क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो कि क्या होता है इसके अंदर। इतना लेवल हार्ड नहीं देंगे आपको, इजी लेवल ही रहेगा। तो आपको बस ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, मेन टॉपिक बता दिया मैंने, और बाकी सब आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। मेन टॉपिक जो आपको बता दिए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप सो। इंग्लिश ग्रामर और डेली रीडिंग करनी है आपको, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है, चाहे आपको 10 मिनट देना है या 15 मिनट देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10 मिनट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। 10 मिनट आपकी रीडिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है। आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना पड़ेगा कि आपको उस लाइन के मीनिंग से, ठीक है।
तो आपको डेली क्या करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग क्या करनी है, रीडिंग में आपको एडिटोरियल रीड करना है, एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल रीड करोगे, उसके अंदर से जो आपकी वोकैबुलरी मिलेगी, आपको न्यू वोकैब्स होंगी, उसको अलग से नोट डाउन करना है। उसके अंदर कुछ फ्रेजेस मिलेंगे आपको, फ्रेजेस मतलब फ्रेजल वर्ब। ओके, फ्रेजल वर्ब आपको उसमें मिलेंगी, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसका भी एक आपको बता देती हूँ मैं कि आप कहाँ से करोगे। एडिटोरियल, एडिटोरियल आप कर सकते हो इंग्लिश माध्यम से, जो अभी तक बेस्ट चैनल रहा है। आपको किसी टीचर की जरूरत है तो आप टीचर के लिए निमिषा बंसल मैम या फिर रघु सर या फिर आप रानी मैम, इन सब से एडिटोरियल क्लासेस ले सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छे लगे उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रही हूँ मैं कि आपको इन टीचर से करना है। जहाँ से आपको अच्छा लगे आप उन टीचर से पढ़ सकते हो। सारे टीचर्स जो हैं वो सब अपना बेस्ट देते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए आपको इसमें पढ़ना है पूरा SVA, समझ जाओ। ठीक है, SVA जो टॉपिक्स हैं आपके, नाउन है, वर्ब है, स्मॉल टॉपिक्स हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो कवर कर लो। इनके लिए क्या करना है आपको, इनके लिए आप ले सकते हो नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जो पूरे ग्रामर पोर्शन को कवर करती है। ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें साथ में प्रैक्टिस के लिए जो दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, उनके नोट्स आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज इसको PDF में पढ़ सकते हो या फिर किसी बुक में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है उनको आप कवर कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है, नरेशन। ठीक है, ये सब आपको करना है। और साथ में SVA बता दिया मैंने आपको अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे 2025 में। जो आपका है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इनके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इनको कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर। ठीक है, ये सब आपको सारे टॉपिक्स हैं वो कवर करना है इन जस्ट 4 मंथ। तो ये आपको पूरा कवर करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि वोकैबुलरी कैसे करनी है। वोकैबुलरी के लिए आप एक ही सोर्स पर टिके रहो, मतलब ब्लैक बुक। अगर आपका बेसिक है, अगर आप बिगिनर हो तो ब्लैक बुक से ही आप वोकैब करो। ठीक है, वोकैबुलरी करो, और जो डेली एडिटोरियल आप देखते हो उनके जो आपके वोकैब्स हैं उनको याद करो। एडिटोरियल के वोकैब्स एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये वोकैब्स आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, एडिटोरियल वाली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर GK, GA, स्टैटिक, इन सब के ऊपर। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप उनसे कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है स्टैटिक पर, क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अच्छे से। और करंट अफेयर्स अगर आप वीकली कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, डेली कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आप डेली करंट अफेयर्स करोगे तो बेस्ट है वो, क्योंकि आपको जो डेली अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। ये ट्रुथ है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स आता है उसके अंदर जो स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई नेशनल पार्क की बात हो रही है करंट अफेयर्स में, करंट में चल रही है, तो चांसेस हैं कि क्वेश्चंस इस नेशनल पार्क के लिए बन सकता है। नेशनल पार्क के पास में कौन सी रिवर है, कौन से स्टेट में है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हो तो आपको स्टैटिक निकालना बहुत इजी हो जाता है। फिर आपको ये सब सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे ध्यान, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, आर्ट्स एंड कल्चर इन डेप्थ रीडिंग, आर्टिकल्स करने हैं पॉलिटी में।
ठीक है, आर्टिकल्स कर लेना, और बहुत सारे आपके जो हैं पॉलिटी, इको, ज़्यादातर इस पे ध्यान देना, इको, पॉलिटी, स्टैटिक, जियो और साइंस। साइंस के क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया कि नेक्स्ट 4 मंथ में, फर्स्ट 4 मंथ में आपको क्या करना है। बिगिनर्स के लिए आपको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है चारों सब्जेक्ट का। ये शॉर्ट हैंड जो है ये भी आपका एक कोर्स ही है, एक सब्जेक्ट ही है, तो ये भी आप इंक्लूड करके चलो कि आपका ये सिलेबस है, आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे रीजनिंग, उसके बाद आता है यहाँ पे इंग्लिश, उसके बाद आता है जीए जीके। रीडर्स के लिए अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट है तो आप इसमें क्या करोगे, तो अपना रिवीजन करना है। ओके, तो क्या रिवीजन करना है आपको, किस तरीके से रिवीजन करना है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम हुआ था 2025 में, मुझे नहीं पता कितने आपके मार्क्स आए थे, बट आपको उसमें देखना है कि आखिर आपके मार्क्स अगर अच्छे भी आए हैं तो उसमें आपको देखना है कि आपने मिस्टेक कहाँ की थी। ठीक है, तो कौन से टॉपिक आपके वीक हैं वो देखना है, उसमें आइडेंटिफाई करना है अपने वीक टॉपिक्स को, एनालाइज करना है अपने रिजल्ट को। जो 2025 में हुआ था उसका रिजल्ट आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपने मिस्टेक करी थी और किस वजह से उसमें नंबर आपके कट हो गए। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका एरर लॉग है वो आप बनाओगे, मेंटेन करोगे एरर लॉग। मेंटेन कैसे करोगे एरर लॉग, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के बाद में आप डेली सेक्शनल मॉक दोगे। डेली क्या दोगे, सेक्शनल मॉक्स दोगे। फुल मॉक टेस्ट नहीं देने हैं अभी, आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक ही देने हैं। और सेक्शनल मॉक सिर्फ स्टेनो के नहीं देने, आपको सारे एग्जाम्स जो भी आपके हो चुके हैं या जो होने वाले हैं ये सेक्शनल मॉक्स देने हैं, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, ठीक है, MTS हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग और GA GS सेक्शनल मॉक्स देने हैं इन सारे एग्जाम्स के, क्योंकि सिलेबस सबका सेम होता है। सिलेबस में इंग्लिश में सबका सेम होगा, GK GS में सबका सेम होगा, रीजनिंग में भी सबका सेम होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है कि आप सेक्शनल मॉक तो दे रहे हो, सेक्शनल मॉक को आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालाइज करना है और अपना एरर लॉग मेंटेन करना है, एरर्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन क्यों करना है, ताकि आपको जब भी आप अपनी नोटबुक खोलो या फिर जहाँ पे आपने नोट डाउन कर रखा है सब कुछ, उसको खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो अभी आपने मिस्टेक्स की हुई हैं उनको आप बार बार रिपीट नहीं करोगे। ये भी आपका चैलेंज होने वाला है। ठीक है, कि अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी तो आप उसको दूसरी बार ट्राई करोगे कि ये मिस्टेक ना हो, उसके बाद थर्ड टाइम में ट्राई करोगे कि ये मिस्टेक दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे एरर लॉग मेंटेन करो। उस एरर लॉग को बनाना बहुत कंपलसरी है कि आपको अपने एरर्स पता होने चाहिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी और उसकी करेक्ट अप्रोच क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या प्रैक्टिस करनी है आपको, वो आपको देखना है। क्योंकि आपके जो वीक टॉपिक्स है उन्हीं को आपको नोट डाउन करना है, सेशनल मॉक टेस्ट देने हैं, उनको एनालाइज करना है। ठीक है, और जो आपकी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके रखना है। जो इंग्लिश है, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ट्राई किया करो कि जो इंग्लिश है और रीजनिंग है उसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आए। आपको अब क्या है, यहाँ पर आपको स्पीड पे फोकस करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ऑलरेडी तो आपको स्पीड पे फोकस करना है कि आपका जो एग्जाम है वो स्पीड में निकले। ठीक है, सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओ, हार्ड टॉपिक्स पे टाइम दे पाओ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या देना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं स्पीड के लिए, एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है हर सेक्शन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, और साथ में क्या करना है, PYQs लगाने हैं। TCS तो अब नहीं रहा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे PYQ देने ही देने हैं। ठीक है, वो PYQ वो कैप्स है, GK GS के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करो। मंथली जो है आपका फुल मॉक टेस्ट दो, 2 मंथ के लिए आपको मंथली फुल मॉक टेस्ट देना है। बाकी डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है और रिवीजन करनी है, एरर लॉग्स मेंटेन करने हैं, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनानी है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं। ठीक है, वीकनेस पे फोकस करना है और स्ट्रेंथ बनानी है वीकनेस को। ओके, नेक्स्ट कोशिश क्या करो कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल हो मॉक टेस्ट के लिए वो थोड़ा हाई हो।
ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इंग्लिश के, रीजनिंग के, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और जो आपका जीके जीएस है उसको आप जितना हो सके रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट मतलब सेक्शनल मॉक्स दो, और सेक्शनल मॉक में आप उसके जो एनालिसिस आता है उसके अंदर जो आपका डिटेल लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के बारे में, उनको भी याद करो, उनको देखो कि क्या बता रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही नहीं देखने, आपको उसके ऑप्शंस भी देखने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जीके जीएस का, अभी आप प्रैक्टिस मोड में हो, तो आपको क्या करना है, जीके जीएस का एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका तो आंसर आपको पता ही है, लेकिन बाकी अदर ऑप्शंस भी देखो कि उसका किससे रिलेशन है। आंसर के साथ साथ अदर ऑप्शंस पे भी आपको फोकस करना है। एडीक्यूटी ने करवा दिए जो आपके प्रीवियस ईयर हैं पेपर्स हैं, CHSL हो गया, CGL हो गया और MTS भी अभी हो चुका है। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं, स्टेनो के क्वेश्चंस हैं, एडीक्यूटी ने जो करवाए हैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, उसमें आपके प्रीवियस ईयर जो एडीक्यूटी बेस्ड है वो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल है, तो आप उनको भी सॉल्व करो। सेक्शनल मॉक की तरह से उसको देने हैं, ठीक है। CHSL में जो वोकैब आई, CGL में जो वोकैब आई, स्टेनो में जो वोकैब आई, MTS में जो वोकैब्स आई, उनको भी रट लो। बिल्कुल जो अभी आने वाले हैं एग्जाम्स उसमें भी आपके ये वोकैब्स जरूर रिपीट होंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपके देखे जाएंगे। तो हो सके तो आप एडीक्यूटी बेस्ड जो आपके पेपर्स हुए हैं, स्टेनो एग्जाम, CGL, CHSL, MTS जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। इंग्लिश और रीजनिंग और जीके जीएस इन सब के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बस आपका यही रोड मैप है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है, सेक्शनल मॉक देने हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और स्पीड पे फोकस करना है। के साथ साथ आपको क्या करना है, स्टेनो पे फोकस करना है, शॉर्ट हैंड भी करनी है कंटिन्यू। चाहे आपको 1 आवर देना है डेली, 1 आवर तो कम से कम आपको देना ही होगा, क्योंकि जैसे ही आपका स्किल टेस्ट आएगा तो आप तब कॉन्फिडेंट होंगे हर टाइप के मैटर्स लिखने के लिए। ओके, तो आपको स्किल टेस्ट पे फोकस करना है, डेली आप उसको प्रैक्टिस करो। 1 आवर या हाफ एन आवर इन सब की प्रैक्टिस भी जरूरी है, ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है स्टेनो में वो मेंटेन रहे। ओके, तो स्किल टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, बिगिनर्स हो या फिर रिपीटर्स, दोनों के लिए मैं बताऊंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है फॉर बिगिनर्स। अगर आप जो भी स्पीड पर हो, किसी भी स्पीड पे हो, तो आपको अपनी थ्योरी और जो वोवेल्स हैं, सिंबल्स हैं, रूल्स हैं, उनको रिवाइज करना है। समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, रिपीटर्स के लिए बता देती हूँ। थ्योरी जो आपकी बेसिक बुक है उसको रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपसे वर्ड्स नहीं बनते हैं वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको याद आ जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला रूल रख सकता है, ये जो न्यू आपका वर्ड आया है वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो आप रूल्स को रिवाइज करो, जो आपके ग्रामर है, वाक्यांश है, फ्रेजेस हैं, उनको रिवाइज करो, थ्योरी रिवाइज करो, वोवेल्स को रिवाइज करो, सिंबल्स को देखो, रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना है, स्पीड पे फोकस करना है। फोकस करो स्पीड बिल्डिंग पर, ठीक है। स्पीड बढ़ाओ अपनी, एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, ठीक है। कभी एक्यूरेसी आपकी 80% आ रही है, 70% आ रही है और आपको चाहिए कि आप अपनी 90% पे, 90 स्पीड पे लिखो, 90 वर्ड पर मिनट पे लिखो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ही नहीं आ रही है। तो 90 वर्ड पर मिनट पे लिखने का फायदा क्या? अगर आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है तो आप अपनी स्पीड को कम करो। सबसे पहले फोकस करो कि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो। 90 प्लस तो होनी ही चाहिए, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। स्पीड पे फोकस नहीं करना, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है। अगर आप 100 पे लिख रहे हो, 110 पे लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% आ रही है तो हर कोई लिख लेगा, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करो। एक्यूरेसी मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल स्पीड को जानो कि कंफर्टेबल आपकी स्पीड क्या है, कौन सी स्पीड पे आप 90 प्लस 95 प्लस एक्यूरेसी पे लिख सकते हो। कंफर्टेबल स्पीड है, उनको पता है कि कौन सी स्पीड पे आप कंफर्टेबली 95 प्लस एक्यूरेसी ला सकते हो। और
जो आपके हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले हैं, दोनों के लिए बता देती हूँ कि आप सिर्फ केसी या रामधारी पे डिपेंड नहीं रहोगे तो बेटर होगा। ठीक है, केसी या रामधारी पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि अब लेवल इंक्रीज हो चुका है सारे एग्जाम्स का। नॉट ओनली इन एसएससी बट इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। ठीक है, एसएससी हो चाहे वो एम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको सारे टाइप्स के मैटर पे आपका जो हाथ है वो चलना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, प्रोग्रेसिव हो या ऐसे हो। ठीक है, ये एक्यूरेसी के साथ में 95 प्लस एक्यूरेसी है, तो आप समझ जाओ कि अब आप स्किल टेस्ट के लिए रेडी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ साथ करना है सब कुछ। तो आप सीबीटी के लिए प्रिपेयर तो करोगे, लेकिन आपको स्किल टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर डेली करना है। हाफ एन आवर दो या फिर 1 आवर दो, लेकिन डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक्यूरेसी मेंटेन होती है, स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, एक चीज और, एक की टिप दे देती हूँ आप लोगों को कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइपिंग स्पीड है ना आपकी, ट्रांसक्राइब करोगे कुछ भी चीजें, तो टाइपिंग स्पीड करने के लिए आपके पास जो होनी चाहिए वो 40 प्लस ही होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। तो 40 प्लस अगर आपकी स्पीड है तो आपके पास ना जो स्किल टेस्ट में है वो टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा तो क्या करेंगे, टाइम बचेगा तो अपना मैटर को रिव्यू करो, मैटर को एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसको देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई मात्राएं तो नहीं छूट गई हैं, या कोई स्पेस ज्यादा तो नहीं हो गया है, या फिर कोई कैपिटल या फिर कोई स्मॉल तो नहीं बन गया, या फिर कोई पंक्चुएशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो ये सब आप इसको देख सकते हो मैटर को टाइप करने के बाद में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में टाइम बच जाता है। तो टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट के लिए आप इस टाइम को बचाओ, और ताकि आप इसमें प्रूफ रीड कर पाओ कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट है, सबमिट करने से पहले करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको जो स्पीड है आपकी वो 40 प्लस आपकी होनी ही चाहिए। मैं बात करूं यहाँ पर ग्रेड सी या ग्रेड डी के लिए, तो जो आपकी ग्रेड सी है उसमें तो मांगा हुआ है आपका 100 वर्ड पर मिनट ग्रेड सी में, है ना। लेकिन अगर आपकी स्पीड 110 है तो ही आप एग्जाम हॉल में प्रेशर को कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर आपकी स्पीड 110 है तो आप 100 पर वहां पर एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन होगा तो आपकी स्पीड डगमगा जाएगी। ठीक है, आपका हाथ नहीं चलेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अगर आप सेफ स्पीड पर रहोगे तो ही आप सेफ रहोगे। ठीक है, 100 है तो 110 कर लो स्किल टेस्ट तक। स्किल टेस्ट सीबीटी के बाद आपको प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। ग्रेड डी के लिए अगर आपकी स्पीड 80 मांगी हुई है तो आपकी स्पीड कम से कम 90 प्लस तो होनी चाहिए, या फिर 100 वर्ड पर मिनट तो होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में उसका प्रेशर कंट्रोल कर पाओ। 2026 के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, यहाँ पे एसेंशियल रिसोर्स लिस्ट है आपके लिए। गोल्डन बुक्स हो सकती हैं, तो आप इसको देखिए। यहाँ पर इंग्लिश के लिए मीरू सिंह वॉल्यूम 1, ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करनी है एमबी पब्लिकेशन। प्रैक्टिस आप किसी भी जगह से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मूक्स हैं, तो चैप्टर वाइज मूक्स हैं, ऑलिव बोर्ड पे आरबीई वाले मूक्स हैं। ठीक है, ये सब आपके मूक्स हैं, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक बुक तो होनी ही चाहिए, ग्रामर बुक। और वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ये भी अच्छा लेवल वाला बुक है। और अगर आपकी बिल्कुल बेसिक है वोकैबुलरी तो ब्लैक बुक इज योर बेस्ट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीजनिंग। आप किसी भी टीचर से कर सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, या बैचेस ले सकते हो। अगर आपको बेसिक से करना है सब कुछ, बैचेस ले सकते हो, या फिर यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग के लिए, तो पीयूष सर इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और बाकी सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनसे भी कर सकते हो आप। तो चैप्टर वाइज अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है तो पिनेकल ले लो या फिर किरण ले लो। ठीक है, किरण न्यू एरा वाली जो न्यू एडिशन है उनको लेना है, ताकि आप इजीली चैप्टर वाइज समझ सको कि क्या लिखा गया है, क्या समझाया जाएगा इसके अंदर। और जो आपका एनालिटिकल एंड कैलकुलेटिव रीजनिंग है, क्वेश्चंस हैं, वो आप ज्यादा सॉल्व करो। रीजनिंग के लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव जो होते हैं आपके रीजनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं कैलकुलेटिव वाली,
मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें ज़्यादा होते हैं वो सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी आप कहीं से भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक से या फिर ऑलिव बोर्ड से, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है उससे, या फिर आप कोई बुक ले सकते हो, पिनेकल या फिर किरण पब्लिक, ये जो भी आपकी हैं ये सब आप ले सकते हो बुक्स के लिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको इंग्लिश के लिए कोई टीचर चाहिए तो इंग्लिश के लिए आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। नीतू मैम है, उनसे बेसिक कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हो। और रानी मैम है, निमिषा मैम है, ठीक है। और एक और सर है, अमन सर है, अमनपुर सर से पढ़ सकते हो। तो इन सब से आप पढ़ सकते हो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो। जीके जीएस के लिए तो जीके जीएस में मैं तो बस एक ही चीज़ पे बिलीव करती हूँ, लूसेंट। अभी तक का सबसे बेस्ट सोर्स यही है, लूसेंट। अगर आपको लूसेंट समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर लूसेंट या फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से, ठीक है। तो स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए पीवाईक्यू बहुत अच्छा है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस कहाँ से? वही सेम प्लेटफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, आरबीई वाले मूक्स दो। मान के चलो कि आपका 4 मंथ में ही सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपके पास 2 मंथ तो बचेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। 2 मंथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में बता दिया मैंने आपको। इंग्लिश के लिए पिटमैन बुक, हिंदी के लिए ऋषि प्रणाली या जन्म प्रणाली, जो भी आप सीखना चाहते हो वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो आप हिंदी के लिए रामधारी या फिर पिटमैन इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए दोनों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वैसे तो आर्या शॉर्ट हैंड पर 1 मार्च से होंगे स्टार्ट। डेमो आपको मिल जाएगा उससे पहले ही, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। aryashorthand.com इसकी वेबसाइट है। stenometer.com ये भी आपकी सॉफ्टवेयर है, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बैचेस में। अब देखते हैं यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर क्या रहेगा इंग्लिश के लिए। अगर आपके 90+ टारगेट रखोगे तो बेस्ट है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए 45+, और जनरल अवेयरनेस के लिए 30+, ठीक है। तो 30+ अगर आपका टारगेट रहेगा जीके के लिए तो आपका 165 तो यहीं पर हो गया, ठीक है। इजीली बन सकते हैं ये, बट डेडिकेशन के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अभी लिए बिगिनर्स के लिए यहाँ पर है 2 आवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्लस शॉर्ट हैंड। ट्रांसक्रिप्शन नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इज द रियल गेम। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करो, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी शॉर्ट हैंड स्पीड 100 है, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, वो शॉर्ट हैंड अच्छी है ना, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन पे फोकस करो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जिनकी शॉर्ट हैंड स्पीड अच्छी होती है वो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ही रह जाते हैं। तो इसके लिए भी 2 घंटे आपको शॉर्ट हैंड में देने हैं। रीजनिंग के लिए 2 घंटे, सेम 2 घंटे दो या फिर 1.5 घंटा दो, ठीक है, 1.5 आवर्स। उसमें क्या करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है पहले आपको। जितना आपने कर लिया, जितना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट समझोगे या 2 कॉन्सेप्ट समझोगे रीजनिंग के, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में 1 घंटा आपने क्लास ले ली, ठीक है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी आपने आज सीखा, ठीक है। जो भी आपने सीख लिया उसके लिए आपको उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं साथ साथ, ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाए, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आप रिपीटर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 घंटा दो बस अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 घंटा दो, नहीं है तो यूट्यूब से क्लास देखो, कोई सी भी, समझो उसको क्या बोल रहा है वो, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व करो। विद एनालिसिस, अगर आप सेक्शनल मॉक्स देते हो उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद उसको एनालाइज करो, 1.5 घंटा आपको लगना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में सबसे अच्छा टाइम होता है वोकैबुलरी का मॉर्निंग में उठने के बाद, ठीक है।
जैसे ही आप मॉर्निंग में बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले अपना वोकैब पढ़ो, आपने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो, वोकैबलरी करो, ठीक है। सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग में होता है वोकैबलरी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड फ्रेश रहता है। माइंड फ्रेश रहेगा तो आप अच्छे से उस चीज पे फोकस कर पाओगे। या फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट, ताकि दिन की शुरुआत अच्छे से हो, है ना। तो इसलिए अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट से अच्छे तरीके से लोगे अपने पढ़ाई की, तो आपका पूरा दिन फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंग्लिश में कितने घंटे देने हैं? 2 घंटे कम से कम। रीडिंग करनी है आपको डेली, वोकैबुलरी याद करनी है और प्रैक्टिस साथ में करनी है डेली। प्रैक्टिस क्या करनी है? आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपने आज सीखा नाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो नाउन के क्वेश्चंस करो उसी दिन, सेम डे पर। अलग अलग क्या करना है? कल तक आप भूल जाओगे क्या पढ़ा था। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ही दिन में जितने भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इंग्लिश के लिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे करना है। जीके के लिए आप इसमें ना डिवाइड कर लो। एक तो जनरल अवेयरनेस के लिए डिवाइड कर लो, एक तो आपका हो गया करंट अफेयर्स। अगर आप डेली करते हो तो बेस्ट है, अगर आप डेली नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेली एक टॉपिक उठाना है, ठीक है। हिस्ट्री के साथ में आपको क्या करना है, डेली इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। डीपली अच्छे से पढ़ना है इसको। स्टैटिक जीके साथ में करनी है। कोई भी टॉपिक ले लो और साथ में स्टैटिक भी करनी है। आपको चाहे कुछ भी आता हो, कुछ नहीं भी आता हो, तो भी आपको स्टैटिक डेली ही करना है। हिस्ट्री कर लिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आप उसी दिन सेम डे पर सॉल्व करो। नोट्स बनाओ अपने, लेक्चर लो, लेक्चर लेने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। रिपीटर्स के लिए रिवीजन, और जो आपका बिगिनर है उनके लिए चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ओके। और जो करंट अफेयर्स है उसको आप मंथली कवर कर रहे हो, तो आप पीडीएफ से, किसी बुक से आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। फाउंडेशन नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, ओके। 3 टिप्स मैं आपको दूंगी यहाँ पर। 3 टिप्स हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए, एग्जाम अगर आपको निकालना है तो। डेली एडिटोरियल रीड करो, ठीक है। डेली एडिटोरियल रीड करो, वोकैबुलरी अच्छी होगी, रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का आइडिया आपको मिलेगा, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, कॉन्टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके अंदर कि आपको जो लिखा गया है इंग्लिश में, इंग्लिश के सभी पैटर्न आपको, जो न्यू पैटर्न्स मिलेंगे वो आपको अलग नहीं लगेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, एडिटोरियल नहीं छोड़ना। सेकेंड टिप ये है कि आपको मैथ्स बेस्ड आपको रीजनिंग पजल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है, जिसमें आपके मैथमेटिकल या कैलकुलेटिव जो है क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं आपको रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट इज डोंट वेट फॉर सीबीटी रिजल्ट। अगर आपका सीबीटी हो चुका है तो सीबीटी के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट जो स्किल टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपका सीबीटी अच्छा गया है तो आप सीधा स्किल टेस्ट के प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, जैसे अभी हुआ था, आपका सीबीटी का रिजल्ट बहुत लेट आया था और उसके आने के बाद में स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था कुछ बच्चों ने, और उसके बाद उनका स्किल टेस्ट कैसा गया? बिल्कुल बेकार। तो इसलिए आप इसमें सीबीटी का रिजल्ट जो है वो आप नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते सीबीटी के लिए, क्योंकि कभी कभी जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड बिल्डिंग है, एक्यूरेसी है, वो डाउन हो सकती है इस बीच में, ठीक है। तो आप सीबीटी का वेट नहीं करोगे, रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस करोगे, कैलकुलेटिव रीजनिंग सॉल्व करोगे और एडिटोरियल डेली रीड करोगे। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो। मैंने बता दिया अपनी तरफ से कि आपको क्या करना है, ठीक है, और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपके स्ट्रैटेजी की बात करूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने आपको बता दिया कि क्या टॉपिक्स आए थे, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और कितना आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, और आप ये भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है और वो बेस्ट है, एक कंसिस्टेंट रहोगे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बल्कि यहाँ पे बस आपको मेन चीज मैं जो बतानी थी बता दी है कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से आपको करने ही करने हैं। जो मैथ्स है उस पर फोकस करना है, फोकस सारी मैथ्स पे नहीं करना, मतलब थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए। उसके बाद
रीजनिंग और इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी है बता दिया मैंने यहाँ पर, कौन कौन से बुकलेट्स हैं और कौन कौन से आपके मॉक टेस्ट हैं जो आपको देने चाहिए। ठीक है, सो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, ओके? और आप क्या टारगेट कर रहे हो, ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी? आप कितनी वीडियोस देखते हो एसएससी को फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी मेहनत करते हो एसएससी को फर्क नहीं पड़ता, आपको शॉक लगा या पेपर टफ लगा एसएससी को फर्क नहीं पड़ता। फाइनल लिस्ट में सिर्फ मार्क्स जाते हैं, इमोशंस नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, ना ही कोई एक्सक्यूज। 2026 में या तो आप रिजल्ट देख रहे होंगे या फिर रिजल्ट बन चुके होंगे। डिसाइड नाउ, क्योंकि सिलेक्शन अनाउंस होता है, प्रिपेयर नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।